हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़। हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा किस पर? होम रूल आंदोलन पर। ठीक है, आज हमारा लेक्चर आधारित रहेगा होम रूल आंदोलन पर। तो आज हम इस वीडियो में होम रूल आंदोलन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होम रूल आंदोलन। जब भी होम रूल आंदोलन का नाम आता है तो दो लोगों के नाम आते हैं। एक है एनी बेसेंट और दूसरे हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये दो नाम हैं, दोनों के द्वारा ही होम रूल की स्थापना की गई। लेकिन कैसे की गई, क्या कारण थे, वो आपको स्टोरी के माध्यम से समझना होगा। देखिए, 1909 के बाद मार-मिल्टो सुधार जब आया तो हुआ क्या? देखिए, 1909 के बाद जब मार-मिल्टो सुधार आया तो हुआ क्या कि जो भारतीय आंदोलन है वो एक प्रकार से समाप्त से हो गए। क्योंकि जो तिलक थे वो कहाँ चले गए? वो चले जाते हैं जेल में। उनको जेल में नजरबंद कर दिया जाता है 1908 से लेके और 1914 तक। 1908 से लेके और 1914 तक इनको जेल में नजरबंद कर दिया जाता है। क्रांतिकारियों में एक प्रकार से निराशा सी छा जाती है। भारतीय परिवेश जो था वो बिना उम्मीद के जी रहा था। और उधर जो बड़े बड़े नेता थे उनका भी क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो कांग्रेस की जो कमान थी वो उदारवादियों के हाथों में थी और उदारवादी जो थे वो शांति प्रिय थे और सरकार से काम जो है वो शांतिपूर्वक तरीकों से करवाना चाहते थे, संवैधानिक तरीकों से करवाना चाहते थे। तो उग्रवादी जो थे उनको उनमें एक प्रकार से नेता की कमी उस समय खल रही थी। अरविंद घोष थे, उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया था। तो ऐसा कोई बड़ा चेहरा उस समय नहीं था जो कि नेतृत्व कर सके। ठीक है, 1911 के काल को 1911 के लिए बोला गया है कि 1911 का टाइम एक ऐसा टाइम था, अगर कोई उग्रवादी ये सोचे कि मुझे एक नेता की जरूरत है तो ढूंढने से भी एक बड़ा नेता उसको नहीं मिलता। तो उस समय चारों तरफ निराशा फैली हुई थी। उसके बाद क्या होता है? 1914 में, कब? 1914 में तिलक जो है वो जेल से रिहा होकर आते हैं। तिलक जो हैं और वे जेल से रिहा होकर आते हैं और जैसे ही वो जेल से रिहा होकर आते हैं तो एक प्रकार से जो लोग चुपचाप बैठे हुए थे, छिपे हुए थे, क्रांतिकारी हुए, उग्रवादी हुए, उनमें एक प्रकार से जान आ जाती है। और जब जान आ जाती है तो ये लोग वापस से अपने मिशन पर क्या हो जाते हैं? काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरा नाम था एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, आयरलैंड से थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक भारतीय नारी के रूप में स्थापित कर लिया। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का समाज, यहाँ की धर्म व्यवस्था से काफी वो प्रभावित थी। तो वो भारत के लिए काम करती हैं। वो उस दौरान कई बार इंग्लैंड गई और इंग्लैंड में जाके उन्होंने देखा कि जो आयरलैंड है उस समय वहां पे क्या चल रहा था? होम रूल आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था? होम रूल आंदोलन चल रहा था। और जब होम रूल आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने सोचा कि मैं भी इसी आधार पर, इसी रूपरेखा पर भारत में जाकर ये आंदोलन चालू करूंगी। तो होम रूल आंदोलन का सीधा सा मकसद था शांतिपूर्वक तरीके से, विधिवत तरीके से सरकार से स्वायत्त शासन क्या करना? प्राप्त करना। ठीक है, तो इसी रूपरेखा के आधार पर यह सब कुछ किया गया। इधर क्या होता है? 1915 में गोखले साहब का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। गोखले साहब का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। और एक बड़े और नेता थे मेहता साहब, इनका भी क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। ठीक है, तो दो बड़े नेताओं का क्या हो गया? निधन हो गया।
जो कि बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उदारवादी और उग्रवादी जो है वो आपस में मिल जाएं। तो इसी समय एनी बेसेंट ने क्या किया, इसी समय एनी बेसेंट ने क्या किया, एनी बेसेंट ने दोनों को मिलाने का काम किया। एनी बेसेंट चाहती थी कि दोनों के बीच में सहयोग स्थापित कर दिया जाए और उदारवादी और उग्रवादी जो है इनको मिला दिया जाए। अब दो बड़े नेताओं का क्या हो चुका था, निधन हो चुका था, जो इसके बीच में दीवार बन के सामने आ रहे थे। क्या क्या नाम थे, एक का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले और एक का नाम था मेहता, पूरा नाम फिरोज शाह मेहता। ठीक है, चलिए इन दोनों के निधन के बाद एनी बेसेंट जो है वो क्या करती हैं, प्रयास करती हैं और इनके प्रयासों के द्वारा दोनों का क्या कर दिया जाता है, मिलन करवा दिया जाता है। ठीक है, तो 1915 में, कब, 1915 में उदारवादियों और उग्रवादियों का क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है, जो 1907 के सूरत अधिवेशन में दोनों अलग हुए थे। क्या हो गया, इन दोनों का वापस से मिलन हो जाता है। कौन कौन, उदारवादी प्लस उग्रवादी। कब निधन हो गया, कब मिलन हो गया, 1915 में। किसके सहयोग से, एनी बेसेंट के सहयोग से। चलिए कोई बात नहीं। अब उसके द्वारा एनी बेसेंट जो है वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि जल्दी से अब होम रूल आंदोलन जो है इसको क्या दे दी जाए, गति दे दी जाए। ठीक है, क्या दे दी जाए, गति दे दी जाए। लेकिन होता क्या है, तिलक जो थे वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। एनी बेसेंट जो थी वो तिलक से क्या थी, प्रभावित थी। अब देखिए उसको शुरू करें उससे पहले हम ये जानेंगे कि होम रूल आंदोलन के लिए ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इनको होम रूल आंदोलन आरंभ करना पड़ा, शुरू करना पड़ा। ठीक है, होम रूल आंदोलन शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि ऐसे क्या क्या कारण रहे जिनकी वजह से होम रूल आंदोलन जो है वो शुरू करना पड़ा या इसको आरंभ करना पड़ा। ठीक है, चलिए देख, होता क्या है, अपर्याप्त सुधार होते हैं। अपर्याप्त सुधार, इसका क्या मतलब है, मार्ल मिंटो, ठीक है, मार्ल और मिंटो, ठीक है, एक था उस समय का कौन, उस समय का गवर्नर और एक था उस समय का सचिव। इन दोनों के द्वारा क्या है, सुधारात्मक अधिनियम लाया गया। भारत में सुधार की बातें की गई। क्या बातें की गई, भारत में सुधार की बातें की गई और ये कहा गया कि भारतीयों को अब क्या है, रियायत दी जाएगी। व्यापारी वर्ग को अपने इन्होंने उनको सहूलियत प्रदान की। उसके अलावा भारतीयों को प्रत्येक विभाग में नौकरी देने की बात जो है वो इनके द्वारा की गई। लेकिन ये जो सुधार थे वो अपर्याप्त थे। ठीक है, उन्होंने जो बातें की उनको इन्होंने क्या है, पूरा नहीं किया, उन्होंने इनको पूरा नहीं किया। और 1909 का मार्क मिंटो सुधार है वो क्या है, अधूरा था। उसके किसी भी प्रॉमिस पे ये खरे उतर के नहीं आए, इसलिए जनता क्या थी, इनसे नाखुश थी। इसलिए पहला कारण बनता है अपर्याप्त सुधार। दूसरा कारण क्या बनता है, सरकारी दमन। क्या बनता है, सरकारी दमन बनता है। ठीक है, क्या था ये, इसमें ये लोग 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम लेके आए। कौन सा अधिनियम लेके आए, राजद्रोह सभा अधिनियम कब लाए, 1911 में। ठीक है, 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम। राजद्रोह सभा अधिनियम का सीधा सा मतलब यह था कि कोई भी अगर सरकार की नीतियों के विरुद्ध में सभा करेगा, आंदोलन करेगा, उनके ऊपर सीधा सा मुकदमा ठोका जाएगा और उनको कहां बंद कर दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी 1911 के राजद्रोह सभा अधिनियम की, जो क्या था, एक प्रकार से सरकारी दमन था। क्या था, सरकारी दमन था।
और इसमें आप लोगों को मालूम है 1908 से लेकर 1914 तक तिलक को बंद करके रखा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के अधिनियम इन लोगों के द्वारा जारी किए गए, लेकिन बाद में क्या हुआ था, विरोध ज्यादा हो गया, तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, तो बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था, 1911 में। जो 1905 में हुआ था वो कब 1911 में जाके रद्द हो जाता है। उसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध आपको मालूम है इस दौरान क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 14 से लेकर 19 के बीच में। तो भारतीयों ने सोचा, बहुत सारे थे, एनी बेसेंट थी, बाल गंगाधर तिलक था, ये लोग सोच रहे थे कि एक बड़ा अवसर है। ठीक है, तो ब्रिटेन ने कहा कि आप हमारी मदद कीजिए, हम आपको स्वायत्तता देंगे, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने समर्थन भी किया, अंग्रेजों की ओर से लड़े भी। ठीक है, अंग्रेजों ने मांग भी की, लेकिन ब्रिटेन के द्वारा यह कहा गया कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, जर्मनी के विरुद्ध जब युद्ध हुआ था तो ब्रिटेन ने क्या कहा था, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो भारत ने कहा कि देखो इंग्लैंड जो है वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है, तो खुद ही चाहता है लोकतंत्र की रक्षा हो, तो हमारे भी लोकतंत्र की रक्षा करेगा, इसलिए हमें ब्रिटेन के साथ लड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, ब्रिटेन के द्वारा युद्ध के बाद ऐसा कुछ नहीं किया जाता, युद्ध के दौरान ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं की जाती, तो भारतीयों को क्या लगती है, निराशा हाथ लगती है। ठीक है, अब आगे देखो, इसके बाद जो उदारवादी थे और जो उग्रवादी थे, जो 1907 में अलग अलग हो गए थे, उनमें भी अब क्या हो चुकी थी, एकता स्थापित हो चुकी थी। क्या स्थापित हो चुकी थी, एकता स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, तो उदारवादी और उग्रवादियों में एकता स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, क्या हो चुकी थी, एकता स्थापित हो चुकी थी। ये दोनों जो है वो 1915 में एनी बेसेंट के प्रयासों से क्या होते हैं, एक हो जाते हैं, दोनों का क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। और जब दोनों का मिलन हो जाता है तो फिर क्या होता है, एक प्रकार से इनके अंदर शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है, और जो पहले लंबे समय से शांत बैठे नेता थे वो क्या करते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर देते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या होता है, अब हम करते हैं होम रूल आंदोलन की क्या स्थापना करते हैं। ठीक है, तो तिलक के द्वारा दिसंबर 1915 में पूना में, ठीक है, तो तिलक के द्वारा स्थापना कब की गई, दिसंबर 1915 में, कहाँ पे, पूना में। इसके द्वारा राष्ट्रवादियों की जो क्रांतिकारी थे उनकी मीटिंग बुलाई गई थी, और उसी दौरान इन्होंने होम रूल की स्थापना की। किसकी स्थापना की, होम रूल की स्थापना की। तो होम रूल की स्थापना कब की गई, दिसंबर 1915 में तिलक के द्वारा ये स्थापना की जाती है, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, ठीक है, सितंबर 1916 में किसके द्वारा की गई, एनी बेसेंट के द्वारा की गई। तो दो बार क्या हुई, इसकी स्थापना हुई, एक बार तिलक के द्वारा दिसंबर 1915 में पूना में की गई, और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में इसकी स्थापना जो है वो गोखले हॉल में की गई थी। तो दोनों क्या रखनी है, आपको याद रखनी है, दोनों का मकसद एक था, एक समान था। लेकिन एनी बेसेंट पहले चाहते की स्थापना करना, इनके मन में बहुत दिन से विचार चल रहा था, लेकिन स्थापना कर दी जाती है तिलक के द्वारा दिसंबर 1915 में,
और एनी बेसेंट जो है वो सितंबर 1916 में क्या करती हैं, इसकी स्थापना करती हैं गोखले हॉल में, और इनके द्वारा पूना में मध्य प्रांत में क्या की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अब दोनों का उद्देश्य एक था, और होम रूल आंदोलन जो है वो उस दौरान पूरे भारत के प्रत्येक घर में क्या हो जाता है, बड़ा फेमस हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा फेमस हो जाता है। और एनी बेसेंट के द्वारा यंग इंडिया नामक समाचार पत्र, न्यू इंडिया नाम का एक समाचार पत्र जो है वो भी क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, जिसके माध्यम से ये पूरे भारत में क्या हो गया, बड़ा फेमस हो गया। चलिए अब देखिए क्या क्या मांगे थी होम रूल आंदोलन की। होम रूल आंदोलन की क्या क्या मांगे थी वो देखो। होम रूल आंदोलन की मांग। ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूं, इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और आराम से कॉपी में नोट्स बना लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझिए, तो होम रूल आंदोलन जो है उसकी क्या क्या मांगे थी। उसकी मांगे ये थी कि भारत को क्या प्रदान किया जाए, भारत को स्वशासन प्रदान किया जाए। क्या प्रदान किया जाए, स्वशासन प्रदान किया जाए। इनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार ब्रिटेन ने अपने अन्य उपनिवेश राष्ट्रों में उनको स्वशासन प्रदान कर रखा है, ऐसे ही भारत को भी क्या प्रदान किया जाए, स्वशासन प्रदान किया जाए। ठीक है, ये क्या होती है, ये इनकी प्राथमिक और पहली मांग होती है। ठीक है, इसके अलावा ये बात मांगी है कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। ठीक है, तो दूसरी मांग थी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का निर्माण किया जाए, निर्माण किया जाए, शिक्षा पद्धति में बदलाव किया जाए और राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का निर्माण किया जाए। ठीक है, और एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्या विश्वविद्यालय स्थापित हो। ठीक है, चलिए, तो ये इनकी एक और मांग थी कि भारत में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित किया जाए। इसके अलावा सामाजिक सुधारों पर जोर दिया जाए, सामाजिक सुधारों पर जोर दिया जाए। ठीक है, ये इनकी क्या होती है, ये इनकी तीसरी मांग होती है। और चौथी मांग थी आर्थिक उन्नति की। ठीक है, क्या थी, चौथी मांग जो होती है वो होती है आर्थिक उन्नति। इसका मतलब था कि लोगों के जो भुखमरी है, गरीबी है, उसको क्या किया जाए, दूर किया जाए। इस प्रकार की योजना लाई जाए जिससे भारतीयों की क्या हो, आर्थिक उन्नति हो। अब मैंने होम रूल आंदोलन की मांग आपको बता दी है, क्या क्या, स्वशासन प्रदान किया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का निर्माण किया जाए, एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्या हो, स्थापित हो, सामाजिक सुधारों पर जोर दिया जाए और आर्थिक उन्नति जो है वो की जाए भारतीयों की। बात समझ में आई आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए, आंदोलन की प्रकृति देखिए, ये तो मांगे हो गई। अब देखिए आंदोलन की प्रकृति कैसी थी, कितना फला फूला, कहां तक फैला, कहां तक चला, क्या क्या हुआ। देखिए ये जो है आंदोलन की प्रकृति, इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो आंदोलन है वो पूरे भारत में फैल गया।
ठीक है। ये जो आंदोलन है वो पूरे भारत में फैल गया, भारत के प्रत्येक घर घर में फैल गया और लोग जो हैं वो बड़ी तेजी के साथ इस आंदोलन के साथ जुड़ने लगते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इससे जुड़ने लग गए और तिलक और एनी बेसेंट, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा संयुक्त रूप से इस आंदोलन को चलाया गया, ठीक है। संयुक्त रूप से इस आंदोलन को चलाया गया। महाराष्ट्र वाले जो इलाके हैं उनमें तिलक का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, तो इनमें ये बड़ी तेजी से फैला और एनी बेसेंट जो है इसकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा इस आंदोलन के दौरान बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये आंदोलन बड़ा तेजी से फैल रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इस आंदोलन से घबरा चुकी थी, ठीक है। अब इसके लगभग 14,000 सदस्य बन चुके थे। एनी बेसेंट का जो आंदोलन चल रहा था इसके लगभग 14,000 सदस्य बन चुके थे। कितने? उस समय भारत में 14,000 सदस्य इसके बन चुके थे, ठीक है। और लोग इससे बड़ी तेजी से क्या कर रहे थे? जुड़ रहे थे। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती थी कि एक तरफ तो युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ इस तरह के आंदोलन को देश में फैलने दिया जाए, बढ़ने दिया जाए। इसके लिए क्या चलाया गया? देश में इस आंदोलन के दमन के प्रयास किए गए, इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इस आंदोलन को दबाने के लिए जो उनका अखबार चल रहा था, किसका? एनी बेसेंट का क्या नाम था? इसका नाम था न्यू इंडिया, ठीक है। इस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। क्या लगा दिया? 20,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया, क्योंकि ये अपने आंदोलन के बारे में नए नए आर्टिकल जो है वो न्यू इंडिया में क्या कर रही थी? प्रकाशित कर रही थी। इसके अलावा तिलक के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिए गए और 10,000 रुपये के बॉन्ड, 2 बॉन्ड जमा कराने की बात कही गई, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? तो दमन का प्रयास किया गया, 20,000 रुपये का जुर्माना एनी बेसेंट का जो समाचार पत्र था इस पर लगा दिया गया और तिलक के पर भी लगा दिया गया। इसके अलावा तिलक को यह कहा गया कि तुम जो है वो पंजाब और दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे, ठीक है। इनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, इनको पंजाब और दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी जाती है। अब और एनी बेसेंट को क्या कर दिया जाता है? एनी बेसेंट को नजरबंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये बात जब पता चली तो ये आग की तरह फैल गई और एनी बेसेंट के समर्थन में जगह जगह पर सभाएं होने लगी, जगह जगह पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी इसको समर्थन दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर में आ गई, क्योंकि चारों तरफ से समर्थन की मांग एनी बेसेंट को प्राप्त हुई और एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। जब इसको रिहा कर दिया गया तो फिर इसकी लोकप्रियता जो है वो और ज़्यादा चरम पर पहुंच गई और इसी लोकप्रियता के कारण 1917 में इनको क्या बनाया गया? कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। क्या बना दिया गया? कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। कब बना दिया गया? 1917 में, ठीक है। देखिए अब क्या होता है इसका फिर अंत हो जाता है, इसका अंत हो जाता है। अंत कैसे हो जाता है? मांटेग्यू के द्वारा, मांटेग्यू चैम्सफोर्ड के द्वारा नए प्रस्ताव की घोषणा की जाती है। क्या की जाती है? नए प्रस्ताव की घोषणा की जाती है और उसमें भारतीयों के प्रति जो है वो बड़ी सहानुभूति दिखाई गई थी, ठीक है। उनका नाम था एडविन मांटेग्यू, ठीक है। और इस घोषणा जो होती है मांटेग्यू की, इस घोषणा में वो सारी बातें शामिल थी जो ये बात जो है वो करने वाली थी। तो उसके बाद इनके द्वारा क्या है, अपने आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। इसके द्वारा
एनी बेसेंट के द्वारा अपने आंदोलन को वापस ले लिया जाता है मॉन्टेग्यू की घोषणा के बाद, और उसके बाद जो तिलक का जो आंदोलन है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरे आंदोलन से क्या चीज समझ में आई, इस पूरे आंदोलन से क्या सीखने को मिला, इस पूरे आंदोलन से क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकला कि इससे पता चल गया कि जो भारतीय है वो दया याचना पत्र व्यवहार से कोई स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली, उसके लिए पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक होना होगा। प्रत्येक साधन जो हैं उनका क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो भी साधन है लोगों के पास आंदोलन में शामिल होने के। इसके अलावा संपूर्ण राष्ट्र में एक ऐसा आंदोलन चलाना होगा जो क्या हो, पूरे भारतवर्ष का हो और प्रत्येक व्यक्ति क्या ले, उसमें भाग ले। ठीक है, इसके अलावा ये भी पता लगाया गया कि बिना सहयोग के बिना जो पूर्ण स्वतंत्रता है वो प्राप्त नहीं की जा सकती। और उस समय कुछ नेता जो थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में ये कह रहे थे, वो प्रथम विश्व युद्ध में ये कह रहे थे कि भारतीयों को जो है वो अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए, अंग्रेजों का सहयोग करना चाहिए और इस युद्ध के संकट के समय ब्रिटेन के साथ खड़ा होना चाहिए। उस समय एनी बेसेंट के द्वारा ये बात कही गई कि जब ब्रिटेन के अंदर ही राजनीतिक गतिविधियां हो सकती हैं, जब ब्रिटेन के अंदर ही सरकारें बदल सकती हैं, तो भारत के अंदर अपनी स्वतंत्रता के लिए क्यों राजनीतिक गतिविधियां नहीं की जा सकती। ठीक है, ये बात महात्मा गांधी ने कही थी और इसी के प्रत्युत्तर में एनी बेसेंट ने ये बात बोली थी। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो मैंने आपको बताया है, होम रूल आंदोलन का जो रूपरेखा मैंने आपको बताया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको ये क्या है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो काम शुरू किया गया था जब उनके द्वारा, उसका क्या कर दिया गया, समापन कर दिया गया। 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाती हैं। तो उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।